हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस माध्यम में आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे आपातकाल के बारे में। कल जो हमारी क्लास की थी हमने उसमें देखा था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, वो किस तरीके से लगता है, किसके द्वारा लगाया जाता है और उसके जो है देश पर प्रभाव हमारे क्या पड़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस वाली क्लास में जो है हम जानेंगे राज्य आपातकाल के बारे में। ठीक है, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इन दोनों को हम इस क्लास में कवर जो है करेंगे। ठीक है, और दोस्तों साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास के साथ साथ जो दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि दोस्तों साथ में अगर नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आप रिवीजन अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें हम अब कवर करेंगे, इसमें राज्य आपातकाल को देखेंगे इसमें। ठीक है, राज्य आपातकाल दोस्तों हमारा ये हो जाता है कि ठीक है, ये हमारा राज्य आपातकाल जो है हमारा, ये आर्टिकल हमारा 356 के अंतर्गत आ जाता है। जैसा दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा आपातकाल है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है। इसके से ठीक है, उपबंध जो लिया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, और जो इसमें कुछ तथ्य हैं वो हमने जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उससे लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 352 हो जाता है उसमें हमने राष्ट्रीय आपातकाल को देख लिया था। ठीक है, आज हम जानेंगे आर्टिकल 356 में जो है हमारा राज्य आपातकाल। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 360 है उसमें हम वित्तीय आपातकाल को भी इसमें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा जो आर्टिकल 356 हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर जो है हमारा, इसको राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं हम, राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, और जो इसको संवैधानिक आपातकाल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था उसको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसको जो है संविधान का मृत पत्र जो है कहा था, जो हमारा ये राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, तो दोस्तों इसी में ही जो हमारा आर्टिकल 356 है इसमें हमारा ये पॉइंट दे रखा है कि इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया है, यानी जो हमारा हमारा राज्य आपातकाल है ये कब लगता है, अगर जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को ये ऐसा जो है मतलब जो है एक राष्ट्रपति का जो है ऐसी संभावना हो जाए राष्ट्रपति को कि राज्य में जो है, ठीक है, जो हमारा राज्य का संवैधानिक जो तंत्र है, ठीक है, वो विफल हो गया है। ठीक है, जो हमारा राज्य है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो राष्ट्रपति को जो है ऐसा अगर अनुभव मतलब जो है ऐसा संभावना राष्ट्रपति को हो जाती है तो राष्ट्रपति जो संवैधानिक उसमें जो है संवैधानिक जो आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारे कुछ पॉइंट और हैं, उनको हम ये देखेंगे कि राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। जैसे हमारा जो राज्य है, राज्य जो संघ की कार्यपालिका के द्वारा जो निर्देश वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, उनका जो पालन नहीं कर रहा है, उनको पालन करने में जो असमर्थ रहता है राज्य, तो उस समय पर जो है उस राज्य के अंदर आपात की स्थिति जो है बन जाती है, तो उसमें जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगले पॉइंट ये दे रखे हैं कि राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। मतलब जो हमारे संघ के, जो हमारे राज्य के न्यायिक कार्य होते हैं वो तो हमारी न्यायपालिका के हाथ में रहते हैं, लेकिन जो राज्य प्रशासन के कार्य होते हैं वो संघ जो है अपने हाथ में ले लेता है। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब राज्य में राज्य आपातकाल लग जाता है तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसको जो है भंग कर दिया जाता है, जो राज्य की विधानसभा होती है उसको जो है भंग कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे न्याय के कार्य होते हैं वो हमारे न्यायपालिका के पास में पहुंच जाते हैं, और जो राज्य प्रशासन के जो कार्य मतलब जो राज्य चल रहा होता है, ठीक है, जो प्रशासन के कार्य होते हैं राज्य के, वो हमारे जो संघ की सरकार होती है उसके हाथ में इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा राष्ट्रपति की घोषणा से सत्र के आने के 2 माह तक ये लागू रहता है। ठीक है, दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की जाती है, ठीक है, जो हमारा राज्य आपातकाल की, वो जब हमारा सत्र आ जाते हैं, सत्र के आने के 2 माह तक ही जो है हमारा लागू रहता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको नोट करते हुए चलना। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो है हम अगला इसमें पॉइंट ये दे रखे हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से पास कर दे तो 6 माह करके 1 साल तक ये बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो इसमें दोस्तों ये है हमारा, जब राष्ट्रपति ने जैसे घोषणा कर दी तो घोषणा करने के जो हमारे सत्र आ जाते हैं, सत्र आने तक के बाद तक जो है हमारा, ठीक है, 2 महीने तक ये हमारा लागू रहता है सत्र आने के। ठीक है, 2 महीने के बाद में जब हमारा लोकसभा और राज्यसभा जब हमारे सत्र इन दोनों के स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको दोस्तों बता दूं आपको, इसकी जो टाइमिंग है, इसको जो टेन्योर है, इसको बढ़ाने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। पास होने के बाद में 6 महीने करके जो है 1 साल तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर जो है हमको इससे अधिक बढ़ाना हो तो भारत पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल हो या फिर निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर या फिर संसद से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि जो स्टार्टिंग में हमारा ये 2 महीने तक लगा सत्र आने के, अब इसमें ऐसा लगता है कि स्थिति मतलब अभी भी सुधरी नहीं है, ठीक है, उसमें आपातकाल को और लंबा हमें चलाना है,
तो लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से हमारा जो प्रस्ताव पास हो जाएगा। पास होने के बाद में दोस्तों 6-6 महीने करके जो है इसको 1 साल तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना होगा, ठीक है, पहले तो हमारा 2 महीने तक था, फिर जो हमने 6-6 महीने करके इसको जो है 1 साल बढ़ा दिया। बाद में अगर इससे अधिक हमें बढ़ाना हो तो दोस्तों जो स्थिति है हमारी, या तो वो आपातकाल की स्थिति बनी होनी चाहिए, मतलब जो आपातकाल मतलब जैसे पहले से स्थिति थी आपातकाल से, ठीक है, जिस कारण लगाया गया था वही अभी भी बना हुआ है, तो इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। या फिर जो हमारा निर्वाचन है वो सिफारिश कर देता है तब इसको बढ़ाया जा सकता है, या फिर संसद से अनुमति लेने के बाद में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें भी दोस्तों हमारी ये कंडीशन हो जाती है कि अधिकतम 3 वर्ष तक ये एक राज्य में परिवर्तन में रह सकता है। मतलब जो हमारा राज्य आपातकाल होगा अधिकतम जो रह सकता है 3 साल तक ही रह सकता है, मतलब 3 साल से ज्यादा हम किसी भी राज्य में लगा नहीं सकते। और दोस्तों इसमें बताऊंगा आपको कि किस राज्य में 3 साल से ज्यादा लगा था, मतलब 5 साल तक भी एक राज्य हमारा उसमें भी रहा था, और सबसे पहले हमारे किस राज्य के अंदर रहा था वो भी देखेंगे, और सबसे ज्यादा बार तक ये किस राज्य के अंदर रहा था, ठीक है, जो हमारा राज्य आपातकाल है, ठीक है, और सबसे लास्ट तक ये किस राज्य के अंदर रहा था उसको भी हम दोस्तों कवर करते हुए चलेंगे। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों इसी में हमारा कि इससे अधिक के लिए संविधान में जो है संशोधन करना पड़ता है। अगर दोस्तों हमें जो है 3 साल से अधिक हमें राज्य आपातकाल रखना है किसी राज्य के अंदर, तो दोस्तों हमें जो संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। पंजाब के अंदर जो है 5 साल तक ये रहा था 68वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, जो हमारा पंजाब राज्य है, ठीक है, उस समय पर जो है पंजाब को जो है पेप्सू राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो पंजाब राज्य के अंदर जो है ये 5 साल तक रहा था। तो इसमें जो 5 साल मतलब जैसे स्थिति थी हमारी 3 साल तक हम इसको रख सकते थे, 3 साल से अगर हमें ज्यादा रखना होगा तो हमें जो संविधान के अंदर जो संशोधन करना होगा। तो हमने जो हमारा 68वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1991, उसके द्वारा हमने जो इसको 5 साल तक कर दिया था, ठीक है। जो हमारा सबसे ज्यादा बार राज्य आपातकाल जो लगा था, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। मतलब जो सबसे पहले हमारा जो आपातकाल लगा था वो पंजाब के अंदर लगा था हमारा 1951 में, ठीक है, जो हमारा पहला आपातकाल था। उस समय पर जो है पंजाब को हम पेप्सू राज्य के नाम से जानते थे, ठीक है। 1951 में पंजाब के अंदर लगा था, पहला राज्य पंजाब बन गया था, ठीक है। और जो हमारा अब तक सबसे ज्यादा बार जो लगा है वो हमारा इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बार है हमारा वो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बार हमारा लगा है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे जो हमारा अंतिम राज्य है, ठीक है, अंतिम बार जो उत्तर प्रदेश में 2002 में राजनाथ सिंह जो है मुख्यमंत्री थे उस समय पर यह लगा था। मतलब जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लास्ट बार लगा था ये 2002 के अंदर लगा था। उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, वो राजनाथ सिंह थे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में देखेंगे सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको बता कर गया हूं कि जो सबसे पहले लगा था ये हमारा पंजाब के अंदर लगा था। जो पंजाब में लगा था ये 20 जुलाई 1951 में लगा था। उस समय दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया आपको पंजाब को जो पेप्सू राज्य के नाम से जानते थे, ठीक है। तो उसमें जो है भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का एक कारण बन गया था। मतलब जो उस समय जो सरकार थी वो भार्गव जी की उसमें सरकार थी पंजाब के अंदर, और जो ये उस मंत्रिमंडल का पतन का जो है कारण बन गया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आप नोट करके लिखना, मतलब हाईलाइट करके, कि जो सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो है जम्मू कश्मीर में रहा है। यानी इसमें दोस्तों बता दूं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मैं अभी बोलूं उसको आप नोट कर लेना। यानी जो सबसे पहले हमारा जो ये राज्य आपातकाल लगा था ये सबसे पहले हमारा पंजाब के अंदर लगा है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बार लगा है ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा समय तक लगा है ये हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर लगा है, ठीक है। दोस्तों 3 फैक्ट है, ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगा था ये 1990 से 19 मतलब जो 1990 से ये 9/10/1996 तक ये रहा था। सबसे लंबा हमारा ये जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों लगा था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारे आर्टिकल 356 इसमें हम कवर कर लिया हमने, यानी कि ये किस मतलब जो है ये कहाँ से इसकी रूपरेखा बनती है और ये कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है और कितने समय तक ये लगा रहता है, और जो इसको जो है कितनी मतलब जो है मतलब 6-6 महीने करके जो है इसको 1 साल तक हम इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अधिकतम हम इसमें 3 साल तक के लिए इसमें बढ़ा सकते हैं, और हमें 3 साल से अधिकतम बढ़ाना हो तो जो है हमें संविधान के संशोधन जो है संविधान में करना होगा, जैसा कि हमने 68वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया था पंजाब के अंदर 5 साल लगा करके, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे जो हमारा आर्टिकल इसमें आ जाता है, आर्टिकल दोस्तों इसमें जो है ये 357 देख लेंगे।
आर्टिकल 356 को हमने दोस्तों पूरे तरीके से कवर कर लिया। और दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा हम जितने भी हमारे ये आर्टिकल्स हैं सभी आर्टिकल्स को दोस्तों हम कवर करते हुए चल रहे हैं, कुछ भी आर्टिकल हमने छोड़े नहीं है, यानी कि जितने भी हमने अभी तक चैप्टर किए हैं, ठीक है, 18वां हम दोस्तों ये चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। पिछले हमारे जितने भी 17 चैप्टर हुए हैं सभी को आप दोस्तों कवर कर लेना। उसकी एक दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो हमारे थ्योरी क्लासेस हैं उनकी भी, जो हम प्रैक्टिस सेशन दोस्तों अभी तक हमने 4 प्रैक्टिस सेशन कर लिए हैं, उसमें दोस्तों हमने एसएससी जो टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हमने कवर किया था। और दोस्तों जो हमारा यूपीपीएससी, यूपीएससी, जो एमपीपीएससी, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए उनको भी दोस्तों हमने कवर कर लिया। अगर दोस्तों वो आपने क्लासेस नहीं देखी दोस्तों उन आपसे रिक्वेस्ट है उन क्लासेस को देख लेना, उनसे जो है आपको जो काफी ज्यादा जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों जो जैसे हम संडे टू संडे जो अपने एक्ट करते हुए चल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था हमने जो इस संडे जो है पोक्सो एक्ट को जाना था, दोस्तों अगले संडे जो है हम नेक्स्ट एक्ट को जानेंगे, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में उस एक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे आर्टिकल हमारा 357। आर्टिकल 357 क्या कहता है कि इसमें राष्ट्रपति या संसद राज्य शासन और राज्य वित्त के प्रावधान, यानी कि जो राष्ट्रपति या संसद, जो हमारा राष्ट्रपति या फिर संसद, राज्य शासन और राज्य जो वित्त के पोषण के प्रावधान है वो किस तरीके से होंगे, यह हमारा आर्टिकल 357 दोस्तों इसमें कहता है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को लोकसभा सत्र के न होने पर राज्य की संचित निधि के राज्य की जो संचित निधि से व्यय करने का अधिकार है। मतलब जो राष्ट्रपति को जो है लोकसभा का सत्र अगर नहीं है, ठीक है, उस समय पर राज्य की जो संचित निधि है उससे व्यय करने का अधिकार जो आर्टिकल 357 के तहत राष्ट्रपति को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये हो जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए अनुच्छेद 357 में संशोधन किया गया था, ठीक है। अब ये दोस्तों हम ये देखेंगे संशोधन क्या किया गया था, यानी कि इस संशोधन के बाद आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद खत्म नहीं होते हैं। मतलब जो जैसा कि मान लो ये है जो हमारा किसी राज्य में हमारा आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, राज्य आपातकाल, ठीक है, आपातकाल के टाइम पर कि उसमें जो है संसद द्वारा कानून बनाया गया कोई, ठीक है, कानून बनाने के बाद में, ठीक है, तो जो कानून हमारा बनाया गया था तो वो कानून अगर हमारा एक बार बन गया, ठीक है, तो हमारा संशोधन के समय मतलब जो हमारा आपातकाल लगा था उस समय पर आपातकाल के दौरान मान लो कोई कानून बनाए गए, कानून अब ठीक है आपातकाल अगर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद भी वो हमारे कानून खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रावधान हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको कर दिया गया था। यानी कि जो आपातकाल के दौरान कानून बनाए जाएंगे वो आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद खत्म नहीं होंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो हमारा अगले पॉइंट में ये आ जाता है कि ये कानून तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक कि राज्य विधानमंडल में उनमें कोई बदलाव न किया जाए। मतलब राज्य विधानमंडल जब तक उनमें कोई बदलाव नहीं करेगा ये कानून जो है तब तक बने रहेंगे, ठीक है। अगर राज्य विधानमंडल दोस्तों इसमें बदलाव कर देगा तो ये कानून जो उसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये प्रावधान किए गए थे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा जो आर्टिकल आ जाता है अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा इसमें 70 जो हमारा आर्टिकल 358 इसमें जो आ जाता है 358 दोस्तों हमारा जो आर्टिकल है ये कहता है कि राज्य आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, यानी कि जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा राज्य आपातकाल लगता है उस समय पर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो कैसे वो किस तरीके से हमारे जो मतलब निलंबित हो जाते हैं, किसके द्वारा वो निलंबित किए जाते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो बचे रहते हैं और कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा इसमें जो पहला पॉइंट है कि जब देश में कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो राज्य अनुच्छेद 358 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राज्य या देश को नियंत्रित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा यह है कि मान लो देश में जो कोई किसी भी राज्य के अंदर आपात की स्थिति पैदा हो जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, ठीक है, राज्य या फिर देश को नियंत्रित करने के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये आ जाता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है, होती है तो अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उस समय जो हमारा आर्टिकल 319 के तहत जो हमें, ठीक है, जो आर्टिकल 319 के तहत जो है हमने जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो स्वतः ही हमारे निलंबित हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें हमारा जो क्वेश्चन हमारे अधिकतर पूछे जाते हैं वो हमारे आर्टिकल 358 से और 359 से जो इनमें अंतर है वहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आर्टिकल जो 358 हमारा बिल्कुल विस्तार से देखेंगे और जो आर्टिकल हमारा 359 आया था उसको हम दोस्तों विस्तार से बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन होता है वो इन दोनों के अंतर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें ये जानेंगे कि जो हमारा ये आ जाता है इसके अंदर
कि अगला पॉइंट दोस्तों इसमें ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने पर अनुच्छेद 319 अपने आप ही बहाल हो जाता है। मतलब जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कल की स्थिति में बताया, जैसे दोस्तों इसी में मैंने जो हमारा कल की क्लास थी उसी को ही दोस्तों थोड़ा मैंने इससे मतलब मैच करने की कोशिश किया है कि दोनों को अगर मिला के करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों अगर हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तो जो आर्टिकल हमारा 319 है, मतलब जो 319 नहीं सॉरी आर्टिकल जो हमारा 19 है वो स्वतः ही हमारा जो निलंबित हो जाएगा, जो हमारी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, अगर हमारा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है हट जाता है तो उस समय पर जो है हमारा जो मतलब उससे मतलब निलंबित हो जाए, मतलब जो निलंबित हुआ था हमारा अब वो बहाल हो जाएगा, यानी उसमें से जो है निलंबन हट जाएगा आर्टिकल 19 से। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी न्यायालय में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास में दोस्तों जो हमारे किसी भी न्यायालय है देश के अंदर, एक तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो गया और 25 हमारे जो है उच्च न्यायालय हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो हमारे मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने का जो अधिकार होता है वो हमारे पास राष्ट्रपति के पास में वो अधिकार हो जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा इसमें जो अगला पॉइंट है इसमें ये आ जाता है कि राष्ट्रपति के आदेश में सूचीबद्ध मौलिक अधिकार ही परिवर्तन से निलंबन के जो है अधीन होंगे। दोस्तों इसमें जो राष्ट्रपति जो है हमारा उसके आदेश में जो सूचीबद्ध हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति की सूची में, ठीक है, उनके परिवर्तन के निलंबन के अधीन ही होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सूचीबद्ध कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको जो कल की क्लास में बताया था कि जो हमारे आर्टिकल 3 जो 19 और 20 है, ठीक है, ये हमारे निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट यह आ जाता है कि 44वें संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो 44वें संविधान संशोधन है ये 1978 के द्वारा हमारा हुआ था, ये मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी के बाद ही हमारा राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत न्यायालयों में याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। यानी जो आर्टिकल हम 20 और 21 के तहत, ठीक है, जो हम न्यायालय के अंदर याचिका दायर करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे अधिकार हैं 20 और 21, तो इसको जो निलंबित नहीं कर दिया था। यानी कि दोस्तों जो हमारा जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा दोस्तों ये कहा गया था कि सभी जो मौलिक अधिकार हैं हमारे वो जो है हमारे राज्य आपातकाल या फिर राज्य आपातकाल लगने के बाद में जो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो हमारा जो अनुच्छेद 20 और जो 21 था हमारा, ये हमारे जो याचिका न्यायालयों में जो हम इसके द्वारा याचिका दायर करते हैं, ठीक है, जो ये हमारा अधिकार था इसको निलंबित नहीं किया जाएगा, ये हमारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, यहां से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करना और क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ पॉइंट आप जो इसमें छोड़ सकते हैं। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं स्लाइड पर दोस्तों जो जो लिखा हुआ है सभी को दोस्तों नोट करते हुए चलना और क्लास के साथ साथ जो दोस्तों नोट बनाना। ठीक है, अगर दोस्तों आप एक बार यहां से नोट्स बना लेंगे, ठीक है, फिर दोस्तों आप जो नोट्स को 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको जो अच्छे से याद हो जाएगा और आप जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे पॉलिटी में। अब दोस्तों जैसा कि कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि जो है पॉलिटी के अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, तो दोस्तों 1 से 2 दिन में आपको जो है जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस थी, मतलब जो हमारी रीजनिंग थी, ठीक है, जो यूपीएसआई में रीजनिंग हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, तो दोस्तों उन 40 क्वेश्चन का हम पूरा सेट करेंगे रीजनिंग का। और दोस्तों उसमें जो हम ये भी कवर करते हुए चलेंगे कि क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यूपीएसआई के अंदर रीजनिंग का जो है बहुत वेटेज है, यानी 40 क्वेश्चन अच्छे खासा पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप जो रीजनिंग के उन 40 क्वेश्चन को कर लेंगे फिर दोस्तों आप जो किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, रीजनिंग आप जो अच्छे से कवर करते हुए मतलब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का जो है दोस्तों सबसे बड़ा जो पोर्सन होता है यूपीएसआई के अंदर होता है। अगर दोस्तों आपने यूपीएसआई की रीजनिंग पढ़ ली फिर दोस्तों आप जो किसी भी एग्जाम्स की रीजनिंग आराम से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों 2 से 3 दिन में, ठीक है, आपको जो है रीजनिंग की क्लासेस देखने मिलेंगी। बस दोस्तों आपसे इतना है कि अपना साथ जो है बनाए रखना और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है आप सपोर्ट करना, क्योंकि दोस्तों वो उसमें जो है दोस्तों टाइम जो है काफी लगेगा क्लास के अंदर और दोस्तों उसमें जो है अभी कंटेंट पर जो है काम होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जानेंगे हम कि आर्टिकल हमारा 359 आया था। 358 को हमने दोस्तों अच्छे से देखा हमने कि किस तरीके का भी हमारे निलंबित होते हैं, जो हमारे आर्टिकल 19, 20, 21 हैं, और एक कब हमारे निलंबित नहीं होते हैं, किस संशोधन के द्वारा ये निलंबन इनका हटा था। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 359 है 359 इसको देखेंगे हम, क्योंकि दोस्तों हमारा जो अधिकतर जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो इन आर्टिकल 358 और 359 में जो है अंतर अधिकतर हमसे पूछा जाता है, तो दोस्तों यहीं पर हम जो है इनका अंतर देख लेंगे। अब दोस्तों इसमें हमारा आर्टिकल 359 जो है हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति को संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार, यानी कि जो हमारा
भाग 3 के अंदर जो हमारे दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित करने का अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 359 के तहत। तो दोस्तों हम जानेंगे किस तरीके से इनका जो है निलंबन किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है हमारा ये आर्टिकल इसमें जो हमारा आ जाता है, ठीक है, 359, इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट को हम दोस्तों कवर करेंगे इसमें। अगर आपातकाल लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने की शक्ति को निलंबित कर सकते हैं। यानी कि हमारा अगर आपातकाल हम मतलब जो आपातकाल लागू कर दिया गया है, ठीक है, तो लागू करने के बाद में राष्ट्रपति जो है आदेश द्वारा ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए जो है अदालत जाने की शक्ति को रोक सकते हैं। मतलब जो अदालत जाते हैं हम, ठीक है, न्यायालय जाते हैं, तो राष्ट्रपति को मतलब जो आपातकाल लागू हुआ है उसके बाद में हम जो है न्यायालय जाते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि जो हम जो न्यायालय जाने का अधिकार है हमारा उस पर जो है ये रोक लगा सकते हैं, यानी इसको निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारे ये आ जाता है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मानवाधिकारों से जुड़ा कोई भी कानून बनाने या कोई कार्यकारी कार्रवाई करने का अधिकार है। यानी कि दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 359 है इसके तहत जो है राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है कि जो राष्ट्रपति को मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ कोई भी कानून बनाने, मतलब जो राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है आर्टिकल 359 के तहत जो है कि मानवाधिकारों से कोई भी संबंधित या जो कानून है इसको बना सकते हैं, या भी कोई जो हमारी कार्यकारी जो कार्रवाई होगी, ठीक है, उसको करने का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 से मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे कि अगला हमारा इसमें जो पॉइंट है ये क्या दे रखा है। अब दोस्तों अगले पॉइंट में ये दे रखा है कि इस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 359 के जारी किए गए आदेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया था आर्टिकल 359 के तहत में, ठीक है, उस आदेश को जो है संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा के सामने जो रखा जाता है जो राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि इस अनुच्छेद के तहत जारी किए गए यानी आर्टिकल 359 के तहत आदेश की वैधता की जांच करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी जो राष्ट्रपति ने राज्य आपातकाल के दौरान जो आदेश जारी किए थे, ठीक है, उस आदेश की वैधता की जांच करने के लिए कि वैध है या नहीं होना चाहिए वैध, तो इसकी जांच करने का जो अधिकार दिया गया है वो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम अगले देखेंगे कि आर्टिकल 359 के पॉइंट इसमें दोस्तों क्या दिए हैं कि जो इस अनुच्छेद के तहत यानी आर्टिकल 359 के तहत कि जो युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, वित्तीय संकट जैसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी जो हमारे सभी मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंतर्गत जो दिए गए हैं, ठीक है, तो जो आर्टिकल 359 के तहत जो इनको या फिर युद्ध है या बाहरी आक्रमण की स्थिति बन रही है या सशस्त्र विद्रोह बन रहा है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा आंतरिक अशांति था, ठीक है, इसके स्थान पर जो हमने सशस्त्र विद्रोह जोड़ा था, ठीक है, जो हमारा ये जो सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ लिया गया था आंतरिक अशांति को हटा करके, जैसा कि इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर जो आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, वो आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाई थी। फिर जो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो इसमें जो है आंतरिक अशांति शब्द को जो हटा दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह को इसमें जोड़ लिया गया था, ठीक है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार, अगर हमारी ऐसी स्थिति बनती है तो मौलिक अधिकारों को जो निलंबित करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये आ जाता है कि इस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 359 के तहत जो है स्थिति की गंभीरता के आधार पर स्वतंत्र आवागमन के अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। मान लो स्थिति की जो गंभीरता है, मतलब स्थिति जो वहाँ की बहुत गंभीर है, ठीक है, जैसा कि कर्फ्यू वगैरह में हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है हमारा कि जो स्थिति मान लो अगर गंभीर है, ठीक है, जो हमारा स्वतंत्रता जो आने का अधिकार है, जो आर्टिकल हमारा 19 के फर्स्ट का जो हमारा डी दे रखा है उसमें जो हम आवागमन का हम स्वतंत्र है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं देश के अंदर, तो जो हमारा अधिकार है इसको भी हम निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों हमने जो आर्टिकल इसमें 359 भी देख लिया और 358 भी हमने दोस्तों इसके अंदर देख लिया। अब दोस्तों अगर आपने दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, क्योंकि दोस्तों मैंने जहां तक कोशिश थी मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है डीप तरीके से इसमें बताया, ठीक है। स्लाइड पर एक और चीज में दोस्तों लिख करके लेकर आया हूं। दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे हम क्लास के अंदर जो कोई भी फालतू बात नहीं करते हैं, सिर्फ दोस्तों हम जो पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड ही बात करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों तभी जो है हमारी क्लास ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हम फैक्ट पर ही बात करते हैं इसमें। अब दोस्तों हमने 358 को भी देख लिया, 359 को भी देख लिया। अब दोस्तों इसमें जो दोनों अंतर आपको पता चल गए होंगे। अब दोस्तों इसमें हम ये जानेंगे कि आर्टिकल हमारा राज्य आपातकाल के जो प्रभाव है हमारे, इसके क्या क्या प्रभाव हमारे हुए थे। जब हमारा राज्य आपातकाल लगता है इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि जो हमारी विधायिका है उसका
क्या प्रभाव होंगे विधायिका के ऊपर, जो हमारी कार्यपालिका होती है राज्य की, उसके ऊपर क्या इसके जो है प्रभाव रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट दोस्तों ये कह देता है इसके अंदर कि राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, इसकी सभी या कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। मान लो जो हमारा राज्य आपातकाल लगता है, ठीक है, राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, दोनों का एक ही कहते हैं, या फिर संवैधानिक आपातकाल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो तभी हमारी जो है भंग हो जाती है, और जो इसकी सभी या फिर कुछ शक्तियां जो है ये राष्ट्रपति के पास में आ जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद को मिल जाती है। यानी जो इसकी शक्तियां हैं हमारे, मतलब तभी तो इसको जो राज्य की जो विधानसभा है, जो मान लो राज्य आपातकाल लग गया, राज्य आपातकाल लगने के बाद में जो राज्य की विधानसभा होगी उसको जो है तभी भंग कर दिया जाता है। ठीक है, जो उसका मंत्रिमंडल होता है, भंग करने के बाद में जो उसकी कुछ शक्तियां होंगी या फिर सभी शक्तियां वो राष्ट्रपति के अंदर आ जाएंगी, राष्ट्रपति को मिल जाएंगी। ठीक है, और जो राज्य सूची के हमारे विषय होते हैं, आपने देखा होगा उस समय पर जो राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाता है वो हमारा राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, तो उसमें जो जब उसकी जो मंत्रिमंडल है उसको जो विधानसभा हमारी जो भंग हो जाती है, तो भंग होने के बाद में जो राज्य सूची के विषय बनेंगे, ठीक है, जो विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो हमारी संसद को मिल जाती है। मतलब जो कुछ शक्तियां वगैरह होती हैं वो हमारी राष्ट्रपति को मिल जाती हैं, और जो कानून बनाने की शक्ति है वो हमारी संसद को प्राप्त इसमें हो जाती है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये हो जाता है कि राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है तथा सामान्य स्थिति में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। अब दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो हमारा राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है, जब हमारी वहां का मंत्रिमंडल राज्य का किसी भी राज्य में अगर लगा है तो राज्य का जो मंत्रिमंडल है हमारा लगने के बाद में वो हमारा भंग हो गया। भंग होने के बाद में जो उसमें अध्यादेश जारी किया जाता है राज्य सूची के विषयों पर वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिया जाता है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो हमारा आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश हो जाता है। ठीक है, अगर वहां पर सामान्य स्थिति है वहां की, ठीक है, वहां पर आपातकाल राज्य के अंदर नहीं लगा है तो राज्य के अंदर जो आपातकाल मतलब जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। जो राज्यपाल का अध्यादेश होता है दोस्तों वो आर्टिकल 213 के अंदर दे रखा है। ठीक है, और जो हमारी आपात की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा वो आर्टिकल हमारा 123 के तहत जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम जानेंगे अगले पॉइंट में दोस्तों ये कहा गया है कि इसमें यह है कि राज्य की संचित निधि के जो हमारी केंद्र के अधीन आ जाती है, मतलब जो हमारा राज्य की जो संचित निधि होती है वो केंद्र के अधीन हो जाएगी जब वहां के मंत्रिमंडल, वहां का जो मंत्रिमंडल बचा नहीं, जो वहां की जो हमारी विधायिका है, वहां की जो विधानसभा है उसको जब भी भंग कर दिया गया तो उसकी जो संचित निधि आ जाएगी, जो उसका व्यय वगैरह होगा वो दोस्तों सब केंद्र के हाथ में पहुंच जाता है। अब दोस्तों हमारे यहाँ से एक केस स्टडी बनी थी एसआई बोम्मई बनाम भारत संघ, ये हमारा 1994 के अंदर आया था दोस्तों। हमारे महत्वपूर्ण केस हुआ था दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो यूपीएसआई में देखने को मिलेगा, तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ ये हमारा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। अब दोस्तों हमारी एक क्लास हम ऐसी रखेंगे जो हमारी ये केस स्टडी है, ठीक है, ये यहाँ से आप जो यूपीएसआई के अंदर दोस्तों केस स्टडी भी काफी अच्छे उस पर जो है लेवल पर पूछता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हमारा केस स्टडी से देखने को आपको मिलेगा। यानी जैसे हमारा केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, ठीक है, गोलकनाथ केस हो गया, और जो हमारा एसआई बोम्मई केस हो गया, जो हमारे इस तरीके के केस हैं। अब दोस्तों इनको जो है हम जैसे कि हम एक्ट कर रहे हैं मतलब संडे टू संडे, उस तरीके से दोस्तों आपको जो एक एक क्लास इनकी मिलती रहा करेगी, जिससे केस स्टडी भी आपकी जो साथ साथ कवर होती चले। अब दोस्तों जैसा है कि आप ये पॉलिटी की दोस्तों एक कॉपी आप अलग बनाना, ठीक है, और जो हमें एक्ट करा रहे हैं उन एक्ट की दोस्तों एक अलग बनाना, ठीक है, एक्ट के साथ में दोस्तों इन जो है केस स्टडी है इनको आप बनाते हुए चलना। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों हम एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994, यानी जो हमारे एक्ट आया था इसमें जो मतलब जो केस स्टडी थी इसमें क्या क्या इसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें यह था कि राज्य सरकार को तो बर्खास्त कर सकते हैं लेकिन जो विधायिका को खत्म नहीं कर सकते। यानी दोस्तों जो हमारा एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ केस आया था 1994 में, ठीक है, इस केस का जो फैसला आया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो राज्य सरकार है हम उसको तो भंग कर सकते हैं लेकिन जो हमारी राज्य की जो विधायिका होगी उसको जो है भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने देखा था अभी कि जो हमारा राज्य आपातकाल लगता है, राज्य आपातकाल लगते ही जो राज्य की जो विधायिका होती है उसको ही भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारी राज्य सरकार है उसको ही बर्खास्त कर देते हैं, और जो राज्य जो विधानसभा है हमारी उसको भी जो है भंग कर दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया था इस केस के अंदर कि जो राज्य की सरकार होगी उसको तो तुम बर्खास्त कर सकते हो लेकिन जो राज्य की विधायिका होगी उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, यानी उसको खत्म नहीं करोगे, वो ऐसे ही चलेगी। लेकिन जो उस पर कंट्रोल होगा वो कंट्रोल जो हमारा केंद्र का उस पर जो कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है,
मतलब जो उस पर कार्य करेगी वो हमारी केंद्र की सरकार कार्य करने लगेगी, राज्य की सरकार जो उस समय बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये कहा गया था कि विधानसभा को गिराने से पहले लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन होना चाहिए। मतलब जो उस राज्य की, जो जिस राज्य के अंदर आपातकाल लग रहा है, ठीक है, उस राज्य की जब हम विधानसभा को गिराएंगे यानी भंग करेंगे, तो हम पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन होना चाहिए। मतलब जो एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से उस राज्य की विधानसभा को गिराने के लिए यानी कि भंग करने के लिए। यह हमारा एसआर बोम्बे बनाम भारत संघ 1994 के केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही हमारा अगला पॉइंट ये हो जाता है कि ये यदि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष पालन नहीं करता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति को यह मानना विधिपूर्ण होगा कि आपातकाल लगा सकता है। दोस्तों इसी केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि कोई राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष पालन नहीं करता है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष मतलब ये होता है यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से मानना, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही धर्म को प्रायोरिटी देना। ठीक है, तो उस राज्य में ये राज्य राष्ट्रपति को जो है विधिपूर्ण यानी कानूनी तरीके से मानना हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति जो है हमारा कानूनी रूप से मान लें कि इस राज्य के अंदर आपातकाल लगाना चाहिए क्योंकि ये राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष पालन नहीं कर रहा है। ये भी हमारा बोम्बे बनाम भारत संघ केस के अंदर कहा गया था। दोस्तों ये 3 लाइनें, इन तीनों लाइनों को दोस्तों जो इस केस की है, इन तीनों को दोस्तों नोट कर लेना क्योंकि दोस्तों हमारे यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो एसआर बोम्बे बनाम भारत संघ 1994 में केस हुआ था, तो दोस्तों इसमें जो है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए थे कथन के रूप में। दोस्तों आपको यहां से जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो हमारा आर्टिकल 359 था उसको भी हमने अच्छे देख लिया। जो हमारा एक केस स्टडी थी इसको भी हमने अच्छे तरीके से दोस्तों कवर कर लिया। अब दोस्तों हम जानेंगे आर्टिकल 360 के बारे में। आर्टिकल 360 में दोस्तों हमारा ये कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, दोस्तों हमने जो राष्ट्रीय आपातकाल अपनी कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से देखा एक क्लास में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हमने राज्य आपातकाल को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। अब दोस्तों हम जानेंगे जो हमारा वित्तीय आपातकाल होता है इसको। ठीक है, अब दोस्तों इसमें यह है कि भारत में इसका प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ। ठीक है, जो हमारा वित्तीय आपातकाल है ये हमारा देश के अंदर अभी एक भी बार नहीं लगा है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि अगर देश में मान लो किसी देश के अंदर वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं उस देश की स्थिति उस समय पर क्या हुई होगी जब उसमें जो है वित्तीय आपातकाल लग जा रहा है। मतलब ये पैसे के लिए दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों हमारी ये स्थिति बनी थी ये हमारी 1991 के अंदर ये हमारी स्थिति बनी थी कि देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाने की जो स्थिति बन गई थी 1991 के अंदर। क्योंकि दोस्तों उसमें जो है जैसा कि मैंने आपको जो हमारी सबसे पहली क्लास हुई थी पंचवर्षीय योजनाओं वाली, उसमें दोस्तों मैंने जो 1991 में जो एलपीजी हमारी लागू की गई थी, ठीक है, तो उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि किस तरीके से जो हमारे देश में उस समय पर जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, तो जो वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह और जो हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने किस तरीके से जो हमारे दोस्तों देश को बचाया था वित्तीय आपातकाल लगने से। ठीक है, 1991 के में। दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी तो दोस्तों जो हमारी प्ले लिस्ट में जो है दोस्तों वो क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है, पंचवर्षीय योजना वाली इंपॉर्टेंट क्लास है और दोस्तों आपने वो क्लास कर लिया है पंचवर्षीय योजना वाली, क्योंकि दोस्तों वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए बहुत डीप तरीके से दोस्तों आपको क्लास कराई गई थी और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित दोस्तों वहां से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे रखा है। और दोस्तों जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक दिए गए, तो सभी को आप देखते हुए चलना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे जो हमारा वित्तीय आपातकाल आया था यह आर्टिकल हमारा 360 के अंतर्गत दोस्तों इसमें आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें यह कहा गया था कि जो भारत में जो अभी भी एक भी बार नहीं लगा दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो ही सही है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है ये हमारा इसमें पहला पॉइंट दोस्तों ये कहता है यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि भारत की वित्तीय साख जो खतरे में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। यानी राष्ट्रपति जब महसूस होगा कि जो हमारी वित्तीय साख है, ठीक है, देश के अंदर पैसा नहीं बचा है कि जो आयात निर्यात है, जो व्यापार वगैरह देश को अच्छे तरीके से चलाया सके, जैसा कि 1991 के अंदर हमारा हुआ था। क्योंकि दोस्तों उस समय पर जो है हमने IMF से ऋण मांगा था, तो दोस्तों IMF की बहुत ज्यादा शर्तें थी, तो उस समय पर दोस्तों मतलब जो हमें भी कहीं से दोस्तों उस समय पर जो है ऋण नहीं मिला था, तो उस समय जो साथ दे रहा था हमारा जो रूस साथ दे रहा था, लेकिन दोस्तों वहां पर भी रूस हमारा जो है टूट गया था 1991 के अंदर। जो हमारा USSR था ये हमारा बाद में रशिया बन गया था। जो हमारे अपने यूरोप के देश देखे होंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें दोस्तों ये टूट गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे हमारा जो अगला इसमें पॉइंट दिए गए। ठीक है, अगले पॉइंट दोस्तों जो हमारा वित्तीय आपातकाल है ये इसकी स्थिति जो कैसे बनती है, इसको किस तरीके से हमारा जो लागू किया जाता है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। अब दोस्तों इसमें अगला पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि सत्र के आने के 2 महीने तक ये हमारा लागू रहता है। मतलब जो हमारा वित्तीय आपातकाल है, ठीक है,
ये सत्र के अगर राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि हमारे देश की जो वित्तीय साख है वो खतरे में है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को मतलब जो राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, ठीक है। और जो हमारा वित्तीय आपातकाल है लागू कब तक रहता है? सत्र के आने के 2 महीने तक जो है हमारा वित्तीय आपातकाल लागू रहेगा, ठीक है। यदि दोनों सदन साधारण बहुमत से पास कर देते हैं तो अनिश्चित काल तक ये लगा रहता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसा कि हम राज्य आपातकाल जो है एक बार हमारा ये लग गया, सत्र के आने के 2 महीने तक हमारा लागू रहेगा राज्य आपातकाल, ठीक है। दोस्तों सुनते रहना आप मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो राज्य आपातकाल है हमारा, ये हमारा लागू होने के जो सत्र आने के 2 महीने तक लागू रहेगा, ठीक है। 2 महीने के लागू होने के बाद में अगर हमारे दोनों संसद के हमारे दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा द्वारा अनुमोदन दोस्तों कर दिया जाता है, यानी प्रस्ताव से जो है उसमें प्रस्ताव कर दिया जाता है, तो उसको 6-6 महीने करके जो हम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें दोस्तों 1 साल मतलब 6 महीने मतलब जो 6-6 महीने करके हमने 1 साल बढ़ा दिया, ठीक है, अभी भी दोस्तों वहां की जो स्थिति है सुधरी नहीं है, ठीक है, सुधार नहीं हुआ है उसमें, तो दोस्तों 1 साल के बाद में हम जो हमारा अगर निर्वाचन आयोग है वो हमसे सिफारिश कर ले, ठीक है, या फिर स्थिति जो आपातकाल जैसी बनी हुई है तो ऐसी स्थिति हो जाए, या फिर संसद से अनुमति लेने के बाद में जो है उस आपातकाल को 3 साल तक जो है हम अधिकतम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि सत्र के आने के 2 महीने तक वो हमारा राज्य आपातकाल लागू रहेगा, बाद में दोनों संसद के दोनों सदन अगर अनुमोदन कर देते हैं तो उसके बाद में दोस्तों 6-6 महीने करके जो उसे 1 साल तक बढ़ा लेंगे। अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना होगा तो निर्वाचन आयोग की सिफारिश हो, ठीक है, या फिर स्थिति में सुधार नहीं हुआ हो, या फिर संसद की अनुमति ले लें हम, तो उसको अधिकतम जो 3 साल तक बढ़ा लेंगे। अगर दोस्तों हमें 3 साल से अगर ज्यादा बढ़ाना होगा तो हमें जो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हमने 68वां संविधान संशोधन करके पंजाब के अंदर जो 5 साल तक के लिए लगाया गया था, ठीक है, पंजाब के अंदर वो हमारा 68वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था, ठीक है। दोस्तों यहां तक हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब दोस्तों हमारा जो वित्तीय आपातकाल है इसको जो सदन के मतलब सत्र के आने के वित्तीय आपातकाल हमारा 2 महीने तक लागू रहेगा, ठीक है। अगर इसको जो आगे तक बढ़ाना है तो हमारे जो हमारे संसद के दोनों सदन आ जाएंगे, दोनों सदन जो है संसद के साधारण बहुमत से अगर इसे पास कर देते हैं तो दोस्तों ये अनिश्चित काल तक जो है लगा रहता है, इसकी कोई आगे कोई लिमिट नहीं होती है कि 6 महीने तक, 1 साल तक, 3 साल, 5 साल, इस तरीके से कुछ नहीं। अगर दोस्तों संसद के दोनों सदनों ने एक बार इसे साधारण बहुमत से पास कर दिया तो दोस्तों अनिश्चित काल तक ये लगा रहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारा अगला पॉइंट ये है कि वित्तीय आपातकाल को जारी रखने के लिए बार बार संसद से जो अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है, मतलब जो बार बार जो इसका अनुमोदन नहीं हो सकता, बार बार जो इसको जो बहुमत से पास नहीं किया जा सकता, इसको एक ही बार पास करके अनिश्चित काल तक के लिए दोस्तों लगा दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये दिया गया है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय निर्णयों और खर्चों को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। यानी अगर वित्तीय आपातकाल हमारा देश वित्तीय आपातकाल जो है ये किसी भी एक पार्टिकुलर उसमें नहीं लगा सकते, ये हमारा देश पूरे देश संपूर्ण देश पर होल कंट्रीज पर ये हमारा लगता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये लगने के बाद में राष्ट्रपति जो है राज्यों को ये वित्तीय निर्णयों और जो खर्चों के जो नियंत्रित करने के लिए जो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं, और जो निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे ये सभी राज्य जो हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी पर जो बाध्यकारी होंगे और ये सभी को मतलब जो है हर हाल में मान्य होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट दोस्तों ये दे रखा है कि राष्ट्रपति राज्यों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश भी दे सकते हैं। यानी जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो दोस्तों उसके बाद में जो राज्यों को जो वेतन वगैरह देता है हमारा, मतलब जो राज्यों को जो राज्यों पर भारित मतलब जो राज्यों का भारित भी होता है संचित निधि के ऊपर, ठीक है, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है मतलब जो है संघ के द्वारा, ठीक है, तो उसमें जो उस अनुदान में भी ये कटौती कर सकते हैं, और जो भत्ते वगैरह दिए जाते हैं उसमें भी कटौती हो सकती है, और जो दोस्तों मंत्रियों और जो कर्मचारियों को जो वेतन वगैरह होते हैं उसमें भी कटौती दोस्तों कर दी जाती है, ठीक है। इसी में दोस्तों हमारे अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को वित्तीय आपातकाल की समीक्षा करने का अधिकार है। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार मिल जाता है इसमें कि जो हमारा वित्तीय आपातकाल है इसकी समीक्षा करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को मिल जाता है, ठीक है। 1975 में भी हमारा जो मतलब जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अधिकार मिल गया था, जो मतलब जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी समीक्षा करने का अधिकार, ठीक है। अब जो ये हमारा वित्तीय आपातकाल है इसके दौरान भी जो सुप्रीम कोर्ट को जो हमारा वित्तीय आपातकाल है इसकी भी समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये है वित्तीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। मतलब जो हमारा जो वित्तीय आपातकाल है राष्ट्रपति को महसूस होगा कि हमारे देश की जो वित्तीय साख खतरे में, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे। अब जो बाद में हमारे सत्र आएंगे, सत्र आने के 2 महीने तक हमारा लागू रहेगा। लागू होने के बाद में अगर संसद के दोनों सदन एक बार इसको विशेष बहुमत से अगर अनुमोदन
अनुमोदन कर देंगे, इसको पास कर देंगे, तो फिर हमारे अनिश्चित काल तक हमारा लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी आगे कोई लिमिट नहीं है कि 2 साल तक, 4 साल तक इस तरीके से लगेगा, ये अनिश्चित काल तक लग जाएगा। अगर दोस्तों इसमें वित्तीय आपातकाल की जब राष्ट्रपति अगर घोषणा कर देते हैं कि इसकी समाप्ति की जानी चाहिए, तो ये राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ही जो है इसकी समाप्ति होगी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो है इसमें अपना जो हमारा ये वित्तीय जो हमारा जो भाग था हमारा, ठीक है, पार्ट हमारा 18 था, यानी कि जो पार्ट 18 है हमने दोस्तों बिल्कुल हमारा जो आपातकाल है, यानी कि जो हमारा इमरजेंसी है, इसको हमने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। दोस्तों जो हमारी कल वाली क्लास थी, अगर आपने वो नहीं देखी है दोस्तों, उस क्लास को भी हम अच्छे से देखना। इस क्लास को दोस्तों जो है उस क्लास को देखने के बाद ही दोस्तों इस क्लास को करना, क्योंकि दोस्तों उस क्लास के कुछ पॉइंट दोस्तों इस क्लास में हम कवर करते हुए चले हैं कि ठीक है। अगर दोस्तों ये दोनों क्लास अगर आपने कर ली, फिर दोस्तों आप जो किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपातकाल से संबंधित दोस्तों आपको जो क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ये दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों ये जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो किसी भी टीचर का या भी किसी भी बुक, किसी एक बुक से हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये 2-3 बुक्स है और देखने के बाद में, और दोस्तों जो हमारी ऑथेंटिक साइट्स हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल साइट्स हैं हमारी, वहीं से दोस्तों इसको जो कंटेंट को आपके पास में लाया जा रहा है। ठीक है, तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सभी को देखते हुए चलना, और दोस्तों आपको जो काफी एग्जाम्स के अंदर जो दोस्तों काफी मदद मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हम जो है ये थ्योरी लेकर के चल रहे हैं, एक तरीके से हम जो है इसका फाउंडेशन बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों थ्योरी आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर दोस्तों आप जो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बना लेंगे, और दोस्तों ये हमारी ऐसी थ्योरी है कि आप जो किसी भी एग्जाम्स के लिए इस थ्योरी को ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ ऐसी बनाए रखना, और दोस्तों आज हमने जो है संविधान का हमारा जो पार्ट भाग 18 है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया। अब दोस्तों जो हमारे आगे के आर्टिकल्स हैं, जो आगे के भाग हैं, वो हम ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो दोस्तों हम अच्छे से आगे तक बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों चैनल को जो है अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही जल्द जो है आपको यूपीएसआई से संबंधित जो है रीजनिंग में आपको क्लास 3 से 4 दिन के अंदर, जो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि 3 से 4 दिन के अंदर जो आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलने लगी, क्योंकि दोस्तों उसके कंटेंट पर काम हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों कमेंट जरूर करना, आप दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है।